अब हम लोगों ने एसएचएम वाले पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन जैसे सारी इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया, इनसे रिलेटेड ग्राफ भी देख लिए। अब हम लोग एसएचएम को काफी हद तक समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली एसएचएम होता क्या है। तो अब एसएचएम का कंक्लूजन कि इतना पढ़ने के बाद एसएचएम आखिर होता क्या है, तो आइए देखते हैं। एसएचएम की कंडीशन यानी कंडीशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम की कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की? तो पहली कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहां पर पहला पॉइंट, मोशन कैसा हो, मोशन शुड बी, मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, मोशन ऑसिलेटरी हो, पहली कंडीशन। अब तो इसको डिटेल में पढ़ ही लिया है। तो मोशन कैसा हो, मोशन ऑसिलेटरी हो। ठीक है सर, मोशन ऑसिलेटरी हो। ऑसिलेटरी के बिहाफ पे आप क्या कहोगे? ऑसिलेटरी के बिहाफ पे आप ये कह सकते हो कि ऑसिलेटरी का मतलब पीरियोडिक भी है और पीरियोडिक के साथ साथ टू एंड फ्रो भी है। ठीक है सर, हम लोग ये कह सकते हैं पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी ये कहेगी एसएचएम करते हुए हर बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर लीनियर एसएचएम हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, अगर लीनियर एसएचएम हो, ध्यान से देखिए, अगर लीनियर एसएचएम हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की कंडीशन फॉलो हो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहां पर जो एक्सेलरेशन आए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स एक्स, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी जो भी एक्सेलरेशन आए वो एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल हो और माइनस साइन आ रहा हो। और वो माइनस साइन क्या होगा इसको समझेंगे। तो ये यहां पर आया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जितने भी हम लोग एसएचएम के क्वेश्चंस जो अब शुरू करेंगे उनमें यही कंडीशन को ढूंढेंगे। अगर बॉडी लीनियर एसएचएम करेगी तो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को जरूर याद रखना है। कोई भी इक्वेशन को इसी से कंपेयर करेंगे। यहां ओमेगा क्या है सर? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ गए होंगे। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक बार अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पता चल गई तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू बहुत आराम से 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज द आंसर। यानी अगर बॉडी लीनियर एसएचएम करा रही होगी तो A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की कंडीशन को जरूर फॉलो करना है। इसके अलावा अगर यहां पे लीनियर की जगह एंगुलर एसएचएम आ जाए, सी पार्ट, अगर लीनियर की जगह एंगुलर एसएचएम आ गया तो क्या करेंगे सर? लीनियर की जगह अगर एंगुलर एसएचएम आया तो क्या होगा? लीनियर का मतलब क्या था, एक बार फिर से देख सकते हैं सर। लीनियर मतलब ये, अच्छा, ये जो मोशन होगा इस टाइप का, मीन पोजीशन ये रही, मीन पोजीशन ये रही, मीन पोजीशन से जाना और आना, ये था लीनियर एसएचएम। लीनियर की जगह एंगुलर, सर एंगुलर का एक एग्जांपल दे दीजिए। ये रहा एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के केस में आप ये कह सकते हो, ये रहा केस, ओके।
बॉडी का इस तरीके से आना, इट्स अ केस ऑफ लीनियर की एंगुलर। सर ये होता है एंगुलर एसएचएम। क्या कंडीशन होगी एंगुलर एसएचएम के लिए? तो एंगुलर एसएचएम के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे यहां पर ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पर अल्फा, अल्फा मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पर क्या है सर? थीटा यहां पर क्या है? तो सर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत आराम से हम लोग दोनों कंडीशन को निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे और एक बार ओमेगा आया तो बहुत आराम से आ जाएगा टाइम पीरियड। तो जितने भी एसएचएम के क्वेश्चंस हैं वहां पर ये दोनों कंडीशन को जरूर वेरीफाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये सब कंडीशन आएगी कैसे और कैसे हम लोग को आगे मूव करना है। यहां पर सबसे पहले अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब सिंपल पेंडुलम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम आपको सिंपल पेंडुलम के लगभग सारे केसेस को एक साथ कवर करा देंगे। देखिए जरा कैसे। डिस्कशन ऑफ टाइम पीरियड किसका? डिस्कशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आइए समझते हैं ये सिंपल पेंडुलम का केस हमें कैसे परफॉर्म करना है। सर सिंपल पेंडुलम में करना क्या है? डायग्राम के साथ शुरुआत करते हैं और फिर एक जबरदस्त शॉर्टकट निकालेंगे। अब सिंपल पेंडुलम के एक्सप्रेशन पे चलते हैं। डायग्राम में आप एक बॉडी लीजिए और उस बॉडी से एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दीजिए। हाँ सर, एक पेंडुलम को उस बॉडी से, उस सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया। ठीक है सर। ये हमारे लिए कौन सी पोजीशन? सर ये हमारे लिए मीन पोजीशन। ये हमारे लिए कौन सी पोजीशन? ये हमारे लिए मीन पोजीशन। ठीक सर, मीन पोजीशन हो गई। अब ये जो मीन पोजीशन है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? सर इसका मास कितना है? सर इसका मास कितना है? इसका मास m है। L यहां पर क्या है? तो L इज द सेपरेशन। किसके किसके बीच में? L इज द सेपरेशन बिटवीन द सपोर्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यानी सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का सेपरेशन होता है L। ये मत कहिएगा कि L यहां से यहां तक का, नहीं। L इज द सेपरेशन बिटवीन द सपोर्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक सर, ये पार्ट आ गया। ये हमारे लिए कौन सी पोजीशन? ये हमारे लिए मीन पोजीशन। सर ये हमारे लिए मीन पोजीशन। अब क्या करें? अब इसको स्लाइड डिस्प्लेस कर दें। सर स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, mg, ये आया mg। लेट द एंगल डिस्प्लेस्ड बी थीटा। यानी स्टेप 1 हम लोग को हर सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में यही करना है। मार्क द इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट, मार्क द इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट मार्क द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मार्क कर दीजिए। अगला काम स्टेप 2। स्लाइट डिस्प्लेस करिए, स्लाइटली डिस्प्लेस। ध्यान रखिएगा स्लाइट डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम लोग को। स्लाइट
डिस्प्लेसमेंट। सर इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, स्लाइड डिस्प्लेस करने से हुआ ये कि यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा उसकी वैल्यू स्मॉल होगी। ऐसे में ये mg होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट mg, और यहाँ पर आराम से लिख दे रहे, इसको हटा दे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg sin थीटा। तो स्टेप 1 होगा मार्क द इक्विलिब्रियम, स्टेप 2 होगा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद स्टेप 3, हर एसएचएम के क्वेश्चन में फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स, हर एसएचएम के क्वेश्चन में फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स सर? रीस्टोरिंग फोर्स। आइए देखते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होगा विच इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन की तरफ लगे, दैट फोर्स इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। क्या आया रीस्टोरिंग फोर्स? सर जो एफ रीस्टोरिंग है टुवर्ड्स मीन पोजीशन कौन सा कंपोनेंट है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन mg sin थीटा है। तो यहां पर आप बहुत आराम से mg sin थीटा लिखेंगे और यहां माइनस साइन, माइनस साइन समझ में आ गया। माइनस साइन का मतलब क्या? माइनस साइन का मतलब ये कि जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन टुवर्ड्स, जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन टुवर्ड्स कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन होगी। माइनस साइन का मतलब जो भी डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। बस काम खत्म। एफ रिस्टोरिंग को आप m इंटू ए, एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस mg sin थीटा। बेटा एंगल कैसे रखा है हम लोगों ने? एंगल स्मॉल रखा है। अगर एंगल स्मॉल होगा तो एक चीज ध्यान से देखिए सर, इसको कुछ x ले सकते हैं, x इज द डिस्प्लेसमेंट लीनियरली, और ये l है। अब एंगल छोटा होगा तो ये कर्व जो दिखाई पड़ रहा है एक टाइप से स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एंगल छोटा होगा तो ये जो कर्व दिखाई पड़ रहा है वो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, और उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी जहां जहां साइन थीटा है वहां बहुत आराम से x बाई एल लिख सकते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x बाई एल, और यहां पर m और m क्या हुआ? कैंसिल। बस किससे कंपेयर कर दें? a इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ए इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। कंपेयर विथ किससे कंपेयर कर दें? कंपेयर विथ ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें। जैसे ही कंपेयर करें, क्यों कंपेयर करें? क्योंकि यही होगा कंडीशन ऑफ एस एच एम। तो ध्यान से देखिए, ए है सर, एक्स है और साथ में माइनस है, तो क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा है। और अगर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी सच टाइप ऑफ अ मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ SHM। अब यहां पर आगे मूव करते हुए हम लोग इतना कह सकते हैं, ये पार्ट को रब किया, ठीक है सर। अब बताइए यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? सर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। इस वजह से ओमेगा को आप चाहें तो अंडर रूट ऑफ जी बाई एल लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 2 पाई बाय ओमेगा, और फिर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
सिंपल पेंडुलम, यानी अगर कोई बॉडी सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड आएगा t इक्वल टू 2π√L/g। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मार्क कर लीजिए, एक कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आइए इसको जनरलाइज कैसे करें। क्या बार बार नीट में हम क्या इतना ही करेंगे? नहीं, एक शॉर्टकट निकालते हैं, आइए देखते हैं। उससे काफी क्वेश्चंस हमारे सिंपल पेंडुलम के तुरंत हो जाएंगे। सारे केसेस देखते हैं। देखिए सर क्या आया एक्सप्रेशन, t इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन आया (2π√L/g), ठीक सर। L यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, ठीक, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ठीक है। क्या इफेक्टिव लेंथ होता है? सेपरेशन बिटवीन सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसकी? बॉडी की। सेपरेशन बिटवीन सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? बॉडी का। यहां पे g क्या है? इस g को आप कहोगे इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t इक्वल 2π√L/g, g यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या सर? इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब ये कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी तो जरा बताइए इसमें एक्सेलरेशन नेट नीचे g ही तो लग रहा होगा, यही g हमारे लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरीके से टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आया t इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है सर, समझ में आया। अब इससे हम लोग क्या क्या कंडीशन निकाल रहे हैं। केस 01, पहला t प्रोपोर्शनल टू √L, t प्रोपोर्शनल टू √L मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, या इसका सीधा मतलब यह है अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही इंक्रीज करेगा। सर एक एग्जांपल से आप बताइए, एक एग्जांपल के साथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है सर, ये रही दो बॉडी। एक बॉडी का मास 4 kg, एक का मास 2 kg, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या नोटिस करने वाला आया सर, यहां टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहां पर केस 02 पे हम लोग बनाएंगे कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे 4 kg हो या 2 kg हो, आप यहां ये कहोगे लेंथ दोनों के लिए सेम है। हाँ सर, जो L है वो सेम है और L सेम है, तो समझ जाना L सेम है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इसका मतलब टाइम पीरियड T1 विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड T2, यानी टाइम पीरियड पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा होगा क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मूव कर सके। ठीक है, देखिए सर अगला एग्जाम्पल, आइए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ये रहा।
अगला एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर पहली बॉडी या फिर ऐसी बॉडी, ठीक है सर, दो बॉडी बना लीजिए। यहां पर एक बार एक पर्सन, एक भाई साहब ऐसे खड़े हैं, स्विंग होता है झूला, स्विंग, उस स्विंग में ऐसे खड़े हैं, स्विंग, इस स्विंग में ऐसे खड़े हैं, यहां पर ऐसे खड़े, इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सपोर्ट के बीच लेंथ L1 है, और यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सपोर्ट के बीच लेंथ L2 है। बताइए टाइम पीरियड किसका ज्यादा किसका कम? तो आप ये कह सकते हो, सिंस L1 और L2 में L2 ज़्यादा होगा, तो T1 और T2 में जिसका लेंथ ज़्यादा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L। पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ये रहा एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है? चलिए सर, एक एग्जाम्पल इस पे और देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। केस ले लिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल, अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब क्या हुआ? एक मटके का केस है। आराम से देखिए, ठीक है सर? ठीक है सर? ठीक है सर, ये रहा केस। मान लीजिए पहले केस में ये पानी यहां तक भरा था, यहां पर एक हल्का सा होल कर दे, पानी टप टप करता हुआ नीचे आ रहा है। थोड़ी देर बाद पानी का लेवल ये आ गया, उसके बाद पानी का लेवल ये आ गया, ठीक है सर? अभी भी ओपनिंग के थ्रू पानी निकल रहा होगा, ठीक सर? पानी आराम से निकल रहा होगा। अगले केस में ठीक है? अगली बार क्या हुआ? ये रहा, ठीक है सर? ये रहा केस। और थोड़े टाइम बाद जब पूरा पानी चला गया होगा, ये रहा केस, पूरा पानी खत्म। अब बताइए टाइम पीरियड का यहां पर
कैसे वेरिएशन होगा? हाँ सर, टाइम पीरियड का यहाँ पर कैसे वेरिएशन होगा, कैसे समझा जाएगा? तो आइए देखते हैं। जब मटका पूरा भरा था तो पूरा मटका यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, और यूनिफॉर्म चीजों का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ग्रेविटी की बात करें, वो कहाँ रहेगा? बीच में। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास यूज कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीच में। सर ये रही लेंथ L1। अब आगे क्या हुआ? अब आगे ये हुआ, जैसे पानी कम होने लगा तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग किस तरफ होगी? जो पार्ट डोमिनेट करता है, जो पार्ट ज्यादा होता है, उसकी तरफ शिफ्ट होगी। तो यहां पर क्या क्या है? इस मटके में पानी भी है और इस मटके में हवा यानी एयर भी है। कौन ज्यादा है? सर पानी ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ जाएगा? पानी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे चला गया। यहां पर आते आते जब आधा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास और नीचे पहुंच गया, L2 L3। ठीक है सर, हाफ वे तक यहां पे सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे। जब आधे से भी पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा? अब यहां पर इस मटके में कौन डोमिनेट कर रहा है? सर यहां पे तो पानी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इस मटके में पानी और एयर के बीच में कौन डोमिनेट कर रहा होगा? सर पानी और एयर के बीच में एयर डोमिनेट करने लगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास हल्का सा ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू करेगा और सेंटर ऑफ मास यहां पहुंचा। और जब मटका पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो गया, तो यूनिफॉर्म बॉडी आ गई, और यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास सदैव हमेशा कहां रहता है? बीच में रहता है। तो ध्यान से अगर देखिए तो यहां लेंथ, यहां से यहां आप गए तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग की वजह से इतने में लेंथ इंक्रीज हो गई, और यहां से यहां के केस में, यहां से यहां के केस में इतने में लेंथ डिक्रीज हो गई। जहां लेंथ बढ़ेगा वहां टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जहां लेंथ कम होगा वहां टाइम पीरियड कम होगा। इस तरीके से टाइम पीरियड लेंथ के साथ, यानी सेपरेशन बिटवीन द सपोर्ट एंड द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बीच में शिफ्टिंग कैसे होगी, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। आइए आगे मूव करते हैं कुछ इसके जनरलाइज पैटर्न पे, कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहां पर शॉर्ट में टाइम पीरियड कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। आइए देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब आइए सिंपल पेंडुलम। शुरू करते सिंपल पेंडुलम। इसमें पहला केस, कई सारे केस पढ़ेंगे सर, कौन कौन से केस पढ़ेंगे? आइए देखते हैं। इसी से पढ़ेंगे लिफ्ट का केस। सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट, इससे पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट। अच्छा, इससे और क्या पढ़ सकते हैं? इससे हम लोग पढ़ सकते हैं सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टल बॉडी। अच्छा, और क्या पढ़ सकते हैं सर? सिंपल पेंडुलम ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं सर? सिंपल पेंडुलम ऑन रोटेटिंग बॉडी, या रोटेटिंग फ्रेम पे सिंपल पेंडुलम को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा
सिंपल पेंडुलम डिप्ड इन लिक्विड, इसके बाद सिंपल पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे और भी केसेस को डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं पहला केस, सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल 2 पाई L अपॉन A की जगह A इफेक्टिव आ गया। सर A इफेक्टिव, ये A इफेक्टिव के साथ कैसे डील करेंगे? तो जरा लिफ्ट का केस देखिए। लिफ्ट, केस ऑफ लिफ्ट, ध्यान से, केस ऑफ लिफ्ट, ध्यान से। सर ये रहा पहला केस। दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। आइए इन 4 केस को देखते हैं। ठीक, देखिए पहला, पहले केस में बॉडी रेस्ट में यहां पर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, A मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही थी, और यहां A मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। क्वेश्चन है, इन सारे केसेस में डिस्कस करिए और बताइए क्या होगा टाइम पीरियड का पैटर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला केस रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ G ही लग रहा होगा। A इफेक्टिव के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा होगा? G। इस हिसाब से टाइम पीरियड T इक्वल 2 पाई L अपॉन A इफेक्टिव, और जहां जहां A इफेक्टिव है वहां पे आ जाएगा G। आंसर G आ गया। सर यहां पर बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम लोग को सिर्फ एक्सीलरेशन से मतलब होता है, बस एक्सीलरेशन से, भूल जाएं इसको। यहां सिर्फ G लग रहा होगा, यानी A इफेक्टिव यहां भी सिर्फ क्या आ रहा होगा? G। इसीलिए टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई रूट L बाई G। दोनों पार्ट हम लोग को समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इन दो को रब किया। अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई। यहाँ वाले बताइए, यहाँ वाले पे तो इस पे G नीचे लग रहा है। अब बताइए क्वेश्चन किसका? तो एक शॉर्टकट सिखाते हैं। क्वेश्चन किसका? सिंपल पेंडुलम का। चल कौन रहा है? लिफ्ट। क्वेश्चन किसका? सिंपल पेंडुलम का। चल कौन रहा है? लिफ्ट। यानी किसी और की शादी में कोई और दीवाना हो रहा है। क्वेश्चन किसका? सिंपल पेंडुलम का। चल कौन रहा है? लिफ्ट। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप इसके एक्सेलरेशन को स्विच करके, पलटा के, स्विच करके पलटा कर इसी में ऐड कर दें। ओके ओके, यानी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें चल क्वेश्चन किसी और का और चल कोई और रहा है विद एक्सेलरेशन, तो उसके एक्सेलरेशन को पलटाकर बॉडी को दे दीजिए। ऐसे में ए इफेक्टिव यहां पर कितना हुआ? सर ए इफेक्टिव यहां हो गया G प्लस ए, और ए इफेक्टिव अगर G प्लस ए है तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G प्लस ए। दैट इज द आंसर। यही होगा हमारे लिए आंसर। जैसे यहां बताइए, यहां पे क्या करेंगे? सर यहां पर G कहां लग रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। तो एक काम करें, क्वेश्चन किसका? सिंपल पेंडुलम का। चल कौन रहा है? लिफ्ट। किसी और के फ्रेम में कोई और मूव कर रहा है, इसका कंपोनेंट स्विच करके ऊपर दे दीजिए, पलटा के ऊपर दे दीजिए। G नीचे, A ऊपर, तो A इफेक्टिव क्या हो जाएगा?
जी की जी माइनस ए, सर बिल्कुल सही, इट विल बी जी माइनस ए। और यहाँ पर जी माइनस ए का मतलब ये हुआ, जी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि आप टाइम पीरियड निकालोगे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए। दिस इज द आंसर। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से लिफ्ट के आपके सारे केस पूरे हुए। अब लिफ्ट एक बार देख लिया हो तो आगे चलते हैं। सर लिफ्ट के बाद मान लीजिए लिफ्ट तो हो गया, अब ये बताइए एक्सेलरेटेड फ्रेम, सेकंड केस, डायग्राम पे ध्यान से, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है सर। एक बॉडी है, ये एक बॉडी, और यहां पर ये है बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बॉडी के पास ए है। ठीक है, शुरू करें। अब जैसे ही हमारे पास ए एक्सेलरेशन बॉडी को मिलेगा तो इस बॉडी पे, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन किसका? बॉडी का। क्वेश्चन किसका? बॉडी का। लेकिन चल कौन रहा है? जिस कंटेनर में बॉडी को रखा है, सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन किसका? सिंपल पेंडुलम। चल कौन रहा है? कंटेनर। क्या तरीका होगा? सर तरीका ये होगा कि इसको भूल जाए, ये न्यूटन लॉस में पढ़ा होता है, जी इधर और सूडो एक्सेलरेशन पीछे, जी नीचे और सूडो एक्सेलरेशन हमने कहाँ की ओर दे दिया? पीछे की ओर दे दिया। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर क्या करोगे? जी नीचे और सूडो एक्सेलरेशन कहाँ की ओर आ रहा होगा? पीछे की ओर। ऐसे में क्या ये बॉडी यहीं रहेगी? नहीं सर, ये बॉडी यहां नहीं रहेगी, ये बॉडी हल्का सा पीछे चली जाएगी। इस पर जी ऐसे और ए ऐसे लग रहा होगा। बिल्कुल सही। कितना एंगल पीछे जाएगी? कितना एंगल यहां पे डिफ्लेक्शन आएगा? सर थीटा एंगल आएगा। कैसे थीटा निकालेंगे? आइए थीटा को देखते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे? सर ये रहा बॉडी में टेंशन टी, ये थीटा है तो अगला वाला भी थीटा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट टी कॉस, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट टी साइन। एक तरफ टी कॉस और एक तरफ क्या आ रहा होगा? टी साइन थीटा। अब फोर्स है तो इसमें भी फोर्स के लिए एम कर दें, फोर्स के लिए एम कर दें। बस अब अच्छे से एक्सिस बता दीजिए, किस एक्सिस पर क्या फोर्स बैलेंस हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कहोगे? तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग कहोगे टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो टी साइन थीटा बराबर होगा एम ए। सर पहली इक्वेशन, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो टी साइन थीटा बराबर होगा एम ए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन, टी कॉस थीटा बराबर हो गया एम जी। ये आ गया दूसरी कंडीशन। डिवाइड कर दें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दें, 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या आंसर आएगा? टेन थीटा बराबर ए बाई जी। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। दिस इज द आंसर। यानी कितना एंगल आएगा, ये नीट में
पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। तो कितना एंगल बनाएगा चलती हुई बॉडी के अंदर सिंपल पेंडुलम अपने वर्टिकल से, कितना एंगल बनाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई जी बनाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसके टाइम पीरियड की सॉल्विंग करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, टाइम पीरियड तो और ही आसान तरीका, रब कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर? टाइम पीरियड में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, कैसे जरा बताइए। हम लोगों ने कह रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है ए इफेक्टिव। अब यहाँ जी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, तो साथियों ए इफेक्टिव क्या होगा? ए इफेक्टिव होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए इफेक्टिव होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू L अपॉन ए इफेक्टिव। जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी इज इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होगा हमारे लिए एक्सप्रेशन किसका सर? ये होगा हमारे लिए एक्सप्रेशन किसका? टाइम पीरियड का। आराम से हम लोगों ने टाइम पीरियड के लिए केस कर लिया, यानी अगर बॉल लिफ्ट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो क्या होगा, रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, या आगे पीछे जाएगी तो क्या होगा, ये सारे केस समझ में आ गए। तो सर अब हमारा ये केस भी कंप्लीट हुआ। अब आया तीसरा केस ऑन इंक्लाइन प्लेन। चलिए देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पे क्या करेंगे। इंक्लाइन प्लेन पर क्या करेंगे? ऑन इंक्लाइन प्लेन, आइए देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पर क्या करेंगे। जब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है सर, ये रहा एंगल थीटा, ठीक है सर। अब बताइए इंक्लाइन प्लेन पे क्या करेंगे? तो बस इंक्लाइन प्लेन पे ये हमें बताइए क्वेश्चन है क्या। ये रही बॉडी और ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पर इस हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन या इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा होगा। क्या होगा टाइम पीरियड, कैसे निकालेंगे? तो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट, एक बात बताइए, जिस हमें ए इफेक्टिव क्या होता है? ए इफेक्टिव होता है नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन मतलब जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, जिस प्लेन में बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उस प्लेन पर कितना नेट एक्सीलरेशन है। जैसे आप सिंपल सा केस अगर आप लेते, सर ये रहा केस, जरा यहां बताइए, जी लग रहा था और इसी जी को आप कह रहे थे क्या? ए इफेक्टिव। इसी को जी को आप ए इफेक्टिव कह रहे थे। ये तभी संभव था, ये तभी पॉसिबल था जब आपने जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, उस प्लेन में लगने वाला एक्सीलरेशन ए इफेक्टिव क्या है? जी है। ऐसे ही यहां बताइए, यहां बॉडी वर्टिकल प्लेन पे मूव कर रही है कि इंक्लाइन प्लेन पे? तो आंसर सर यहां बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है, और इंक्लाइन प्लेन पे अगर मूव कर रही होगी तो यहां पे टाइम पीरियड के हिसाब से क्या आएगा? सर ध्यान से देखिए, ये रहा जी, हाँ सर समझ में आया जी, ये थीटा होगा, ये भी थीटा, ये हुआ जी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या बोलेंगे? जी साइन थीटा। इसका मतलब इस इंक्लाइन प्लेन पर नेट एक्सीलरेशन कितना? नेट एक्सीलरेशन कितना? जी साइन थीटा। और जी साइन थीटा का मतलब ये आया कि यहां पर हम लोग कहेंगे ए इफेक्टिव बराबर जी की जी साइन थीटा। सर ए इफेक्टिव बराबर जी साइन थीटा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव। और ए इफेक्टिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी साइन थीटा। ऐसे में टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी की जगह बहुत आराम से यहाँ आ जाएगा
जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा शॉर्टकट मिला है जिसमें हम लोग बार बार क्या निकाल रहे होंगे, इफेक्टिव एक्सीलरेशन। और इसी के साथ हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन भी खत्म किया। अब आया रोटेटिंग फ्रेम। फटाफट देखते हैं रोटेटिंग फ्रेम का क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए देखते हैं। रोटेटिंग फ्रेम का क्वेश्चन कैसे करना है, आइए देखते हैं रोटेटिंग फ्रेम का क्वेश्चन। तो आइए सर, रोटेटिंग फ्रेम, चलिए बताइए सर रोटेटिंग फ्रेम का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो रोटेटिंग फ्रेम में ये हुआ, ये सपोर्ट है, ये रही बॉडी, ठीक है। मान लीजिए इस फ्रेम पे, ठीक है, या फिर हटाइए, आसान सा केस ले, पहला बहुत आसान सा ले, ये तो कोनिकल पेंडुलम आगे पढ़ लेंगे। आप मान लीजिए ये केस है, बहुत आसान सा केस लिया, कोनिकल पेंडुलम तो आगे पढ़ लेंगे। ये रही एक गाड़ी, एक व्हीकल जो इस तरीके से मूव कर रही है कर्व्ड पाथ पे, कर्व्ड पाथ पे मूव करेगी। यहां बॉडी पर कौन कौन से एक्सीलरेशन लग रहे होंगे। तो पहली बात, mg कहां लग रहा होगा सर, mg नीचे लग रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट वही है। अगर हम कार के अंदर बैठे हैं, कार लेफ्ट की ओर टर्न करती है किसी कर्व्ड पाथ पर, तो हम किधर की ओर जाते हैं, हम गाड़ी में राइट की ओर जाते हैं। अगर गाड़ी राइट की ओर टर्न करती है तो हम कहां जाते हैं, गाड़ी में हम बैठे हैं तो हम लेफ्ट की ओर जाते हैं। मतलब हम पर एक टाइप का सूडो फोर्स लग रहा होता है। यूसीएम चैप्टर में सबने पढ़ा होगा सूडो फोर्स। इस बॉडी पे बाहर की ओर सूडो फोर्स लग रहा होगा। कितना होगा सूडो फोर्स सर, mv²/r। r यहां पर क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। ऐसे में नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे सर, ये रहा एफ रिजल्टेंट, और एफ रिजल्टेंट को आप लिख क्या सकते हो, mg², mv²/r का होल स्क्वायर, आराम से आ जाएगा यहां से नेट एक्सीलरेशन। सर नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, अरे बस खत्म, इसे m इंटू ए इफेक्टिव कर दीजिए, और यहां से आया ए इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर, आराम से आ गया ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव आ गया, बस टाइम पीरियड क्या होगा सर, t इज इक्वल टू खत्म 2π √L अपॉन ए इफेक्टिव, दैट्स इट। और ये रहा ए इफेक्टिव की वैल्यू। और इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले केस को भी कंप्लीट कर लिया। सारे केस पढ़ते जा रहे हैं, ये 4 केस हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। और अब इन 4 केसेस के बाद हम लास्ट केस और सिंपल पेंडुलम में डिस्कस करेंगे, डिप्ड इन लिक्विड। मान लीजिए अगर पूरी बॉडी को लिक्विड में डिप कर दिया जाए, पूरे सेटअप को लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो क्या होगा, पूरे सेटअप को लिक्विड में डिप कर दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सेटअप अगर लिक्विड में डिप है तो यहां पर है लास्ट केस सिंपल पेंडुलम का, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम case of simple pendulum dipped in liquid, okay, dipped in liquid, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। सर कुछ ये सेटअप है,
ठीक है सर, ये रहा सेटअप। ठीक, ये रहा सेटअप। अब आपको करना क्या है, ये एक सेटअप, पूरा सेटअप एक लिक्विड में डिप है। ये पूरा सेटअप एक लिक्विड में डिप है। ऐसे में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी? सर, एक mg का ध्यान रखिएगा और दूसरा अपथ्रस्ट का ध्यान रखिएगा। एक mg का और एक अपथ्रस्ट का, कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही होंगी? पहला आ रहा होगा mg और दूसरा आ रहा होगा अपथ्रस्ट। फोर्सेस इनके हिसाब से mg नीचे और अपथ्रस्ट ऊपर। अपथ्रस्ट ऊपर क्या होता है? अपथ्रस्ट सर, अपथ्रस्ट होता था Vs रो एल जी। Vs रो एल जी। Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब हमारे केस में इतना ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक सर, इतना पार्ट हमारे केस में ऑब्जर्व हो रहा होगा। यहाँ फोर्सेस लग रहे होंगे mg और साथ में लग रहा होगा Vs रो एल जी। अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो mg नीचे और ऊपर लग रहा होगा Vs रो एल जी। ठीक है सर, Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और साथ में g। तो नेट फोर्स कितना हुआ रिजल्टेंट? तो F रिजल्टेंट हो जाएगा mg माइनस Vs रो एल जी। बिल्कुल लिख सकते हैं mg माइनस Vs रो एल जी। ध्यान से देखिए, A रिजल्टेंट या A इफेक्टिव mg Vs रो एल जी लिख सकते हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इतने पार्ट को रब कर दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हम लोग को समझ में आए, और हम इस कैलकुलेशन को पूरे को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जरा बताइएगा। सॉरी, हाँ बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? mg माइनस Vs रो एल जी। ठीक है सर, F रिस्टोरिंग को क्या लिख सकते हो? m इंटू ए, m माइनस Vs रो एल और बाहर आ गया g। ठीक है सर, ये A कौन सा A होगा? सर ये A होगा रिजल्टेंट या A इफेक्टिव। A रिजल्टेंट M कॉमन ले ले, 1 माइनस Vs रो एल अपॉन M इंटू जी, और साथ में यहां का जो m था वो भी कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बस अब क्या करेंगे, m और m तो कैंसिल हुआ। ठीक है सर, कैंसिल हुआ। इस मास को क्या लिख सकते हो? m यहां पर क्या है? m है मास। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख सकते हो। सर रो एल क्या है? रो एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो बी क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है सर, एक तरफ रो एल और एक तरफ रो बी। बस यहां वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ए रिजल्टेंट 1 माइनस कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा? यार यहां पर ध्यान से देखो, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, और अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो हम यही कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट V के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट V के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट
वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट V के बराबर है। तो V इंटू रो एल, V इंटू रो बी इंटू जी। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। सर V और V कैंसिल, बस ए रिजल्टेंट का आराम से फॉर्मूला आ गया 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी इंटू जी। दिस इज द एक्सप्रेशन। किसके लिए एक्सप्रेशन है सर? यही एक्सप्रेशन है ए रिजल्टेंट के लिए। यही एक्सप्रेशन किसके लिए है? ए रिजल्टेंट के लिए। और ए रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी इंटू जी। बस अगर ये आ चुका है हमारे पास, तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव के नाम पर क्या लिखोगे? ए इफेक्टिव के नाम पे क्या लिखोगे? ए इफेक्टिव के नाम पे आ जाएगा 1 माइनस रो एल रो बी इंटू जी। बहुत अच्छे से हम लोग को ये समझ में आ गया। ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबमर्ज्ड पार्ट के लिए। ये टाइम पीरियड किस में है? बॉडी का किस में है? लिक्विड में है। आराम से हम लोग को समझ में आ गया। एक काम करिए सर, इतने पार्ट को बताइए क्या लिख सकते हैं? इतने पार्ट को सर, इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं? इतने पार्ट को सर, इतने पार्ट को तो आप टाइम पीरियड इन एयर लिख सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर लिख सकते हैं। तो आंसर आया टाइम पीरियड इन लिक्विड इज इक्वल टू टाइम पीरियड इन एयर अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। बहुत अच्छे से हम लोग को एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि क्या करना है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही फॉर्मूले हम लोग को याद रखने हैं फॉर द टाइम पीरियड। तो एक इम्पॉर्टेंट केस है, किसका केस? इम्पॉर्टेंट केस है सिंपल पेंडुलम डिप्ड इन अ लिक्विड। तो आराम से देख लीजिए कैसे किया। फोर्सेस मार्क की और फोर्सेस के नाम पर mg आया, अपथ्रस्ट आया। जहाँ अपथ्रस्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। और यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स बैलेंस की इक्वेशन करके ए रिजल्टेंट निकाला और यहाँ पर सारी वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंपल पेंडुलम पर काफ़ी सारे केसेस को और समझ लिया। अब आप शायद ही कोई ऐसा केस होगा जो आप नहीं कर पा रहे होगे। हमारी क्लास है 5 बज रहा ना।